So this is our first chapter on material costing. Very easy chapter. सीख लोगे तो you will sure short you will get around 20 marks on this chapter. So what is material? The very first question that comes to my mind when I start with this topic, what do you mean by material? Can anyone answer what is material? Material means anything out of which you can make a finished product, that is raw material. Any WIP, again, which can be converted into finished goods, or any inventory that is bought for sale is all considered as material. Means we feel there is a wrong conception that material means only raw material. No, anything that is bought for the purpose of sale or reuse or for the purpose of manufacturing a finished product is all material. Not only the basic raw material, for example, timber wood to manufacture manufacture of furniture is a material. Similarly, the use of laminates, use of any type of consumable such as nails, fevicol, these are all consumable items. So these all form part of material. It includes raw material, WIP, finished goods, spares, tools, equipments, lubricants, and consumables. So all these lubricants means any oil that you have to make your machine run. That is also a that also comes under material. So material does not specifically means raw material. Anything that is used during the प्रोडक्शन प्रोसेस. आप प्रोडक्शन कर रहे हो या आप सेल कर रहे हो. एज अ ट्रेडर इफ यू आर जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, तो जो सेल करने के लिए आप प्रोडक्ट लाया वो भी आपका मटेरियल है. अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी चीजें यूज होती है, दोज ऑल कम्स अंडर मटेरियल. मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर्स और इन्वेंट्री. नाउ यू नो दैट in any manufacturing process, material constitutes the major part of the product cost. Material approximately costs 40% of the product cost. It is generally said that material is 40% and labor is 40% and remaining is other expenses. So when material is 40% of your product cost, it is very important that material is properly procured, मटेरियल इज प्रॉपरली स्टोर्ड एंड मटेरियल इज प्रॉपरली यूज्ड. ये बहुत चीजें जरूरी है. दैट मीन्स दैट देयर शुड बी प्रॉपर कंट्रोल ऑन मटेरियल. अगर आपके पास मटेरियल है तो आपको पहले तो प्रॉपरली उसको परचेज करना है, प्रोक्यूर करना है फ्रॉम द राइट सप्लायर, राइट क्वांटिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू परचेज इट फ्रॉम द राइट सप्लायर, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी. आपने बहुत ज्यादा परचेज कर लिया और आपके पास अगर स्टोरेज स्पेस ही नहीं है उतना, तो आप क्या करोगे. अभी आपके घर पे भी मटेरियल प्रोक्यूरमेंट होता है. जैसे घर पे भाजी बनानी है तो भाजी ज्यादा से ज्यादा हम एक हफ्ते की स्टोर करते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं स्टोर कर सकते बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल आइटम. लेकिन अगर आप दाल चावल ये सब चीजें लो तो बहुत सारे घर है जो मंथली स्टोर करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर हाउस. अगर घर बड़ा है तो वो शायद 1 साल का भी स्टोरेज करे, बड़ा सारा स्टोर रूम है तो दे विल परचेज एंड स्टोर फॉर 1 ईयर. अगर छोटा सा घर है तो दे विल स्टोर फॉर 1 मंथ, कुछ लोग 15 डेज. इस तरह से स्टोर करते हैं, परचेज करते हैं. जब आप परचेज करते हो तो आप ये भी देखते हो कि कहाँ से सस्ता और अच्छा मिलेगा. जैसे बदलापुर में डीमार्ट खुल गया तो बहुत सारे लोग डीमार्ट से ही परचेज करते हैं. क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि डीमार्ट में अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स मिलते हैं. You believe in the quality, hence you purchase from DMart. So and you purchase it at the right time. Right time means जब शॉर्टेज है उस सामान की तब जाके नहीं परचेज करते हो, तब परचेज करते हो जब सप्लाई है. सप्लाई होती है तो मार्केट में वो चीप रेट पे मिलता है. अगर सप्लाई ही नहीं है तो यू कैन नॉट परचेज दैट मटेरियल. सो मटेरियल, व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोक्यूर मटेरियल फ्रॉम द राइट प्लेस,
दैट इज राइट सप्लायर एट राइट टाइम. राइट टाइम मीन्स जब उसका रेट नॉर्मल हो. अब गोल्ड आज के डेट में कोई परचेज करने नहीं जाएगा बिकॉज गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल एट दिस मोमेंट. आज के डेट में हम गोल्ड नहीं परचेज करेंगे बिकॉज वी नो दैट गोल्ड इज वेरी कॉस्टली. तो वी सी द टाइम, वी सी द प्राइस, वी सी द क्वांटिटी, वी सी द सप्लायर. ये सब चीजें देखने के बाद ही हम मटेरियल परचेज करते हैं. मटेरियल परचेज करने के बाद इट इज नेसेसरी टू हैव अ कंट्रोल ओवर मटेरियल. तो मटेरियल कंट्रोल कहाँ कहाँ चाहिए? मटेरियल कंट्रोल हमको परचेजिंग पे चाहिए, that we are purchasing from the right supplier. आप कोटेशंस लोगे 3-4 सप्लायर से, जो सप्लायर आपको अच्छा क्वालिटी का मटेरियल और सस्ते रेट में देगा आप उसी से परचेज करोगे. So at purchasing you need a control to know which from which supplier and which price you are purchasing. We should know from which supplier and at what price we are purchasing. रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन. जब मटेरियल आता है, आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद व्हेन द मटेरियल इज रिसीव्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज चेक्ड, इंस्पेक्टेड. अगर चेकिंग प्रॉपर होगा तो ही आप वो मटेरियल को लोगे. अगर मटेरियल डिफेक्टिव निकलेगा तो आप रिटर्न कर दोगे. स्टोरिंग. You should have a proper storekeeper जो आपका मटेरियल प्रॉपरली स्टोर कर रहा है. देयर शुड बी अ प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल. कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, दैट शुड बी नोन. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल. स्टोर, देखो स्टोरिंग जब हम बात करते हैं ना, देयर शुड बी अ स्टोर कीपर, देयर शुड बी अ स्टोर रजिस्टर जिसमें आपको ये पता चले कि कितना मटेरियल आया है, कितना मटेरियल गया है. देयर शुड बी अ प्रॉपर कंट्रोल एट वेयर हाउस. फिर देन देर इज एन इशू. जब आप मटेरियल इशू कर रहे हो आइदर फॉर सेल, अगर फिनिश गुड है तो वो सेल के लिए इशू होगा, और अगर रॉ मटेरियल है तो प्रोडक्शन के लिए इशू होगा. तो इशू के टाइम पे हैव यू रिसीव्ड अ रिक्विजिशन स्लिप. जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने आपको रिक्विजिशन स्लिप दी है क्या, कितना मटेरियल चाहिए, अकॉर्डिंगली आपने चेक करके उतना ही मटेरियल भेजा है या नहीं भेजा है, उस तरह के स्पेसिफिकेशन के साथ भेजा है या नहीं भेजा है. दैट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. देयर शुड बी प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड. जब हम बात करते हैं ना स्टोर्स की, तो स्टोर्स में प्रॉपर स्टोर कीपर रिकॉर्ड होना चाहिए. स्टोर्स रिकॉर्ड मीन्स जहाँ पे क्या कितना मटेरियल आ रहा है, कितना मटेरियल जा रहा है, वो होना चाहिए. देयर शुड बी इन्वेंट्री कंट्रोल. अभी इन्वेंट्री कंट्रोल के बहुत सारे मेथड्स हैं. हाउ डू यू कंट्रोल योर इन्वेंट्री? द नॉर्मल मेथड इज द नॉर्मल मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज एबीसी मेथड. कौन सा मेथड है? द नॉर्मल मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज एबीसी मेथड. एबीसी इसका फुल फॉर्म ऐसे भी बोलते हैं, ऑलवेज बेटर कंट्रोल. एक ये वर्ड से हम डिफाइन करते हैं. और अदरवाइज योर मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. Material is divided into 3 category, that is A category, B category and C category material. Now what is this A category material? A category means कॉस्टलीस्ट मटेरियल, जो बहुत कॉस्टली मटेरियल है, उस कॉस्टली मटेरियल को हम ए कैटेगरी में डालते हैं और उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं. दैट मटेरियल इज कंट्रोल्ड मैक्सिमम. उस पर ज्यादा कंट्रोल करते हैं. B category material is an material which is average cost, which is average. आपके cost में वो average cost है, मतलब बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है. इस पे एवरेज कंट्रोल रखते हैं, मतलब इस पे भी कंट्रोल होगा लेकिन एवरेज कंट्रोल होगा. एंड लास्ट इज सी कैटेगरी मटेरियल विच इज चीप मटेरियल. ये मटेरियल पे ज्यादा कंट्रोल करने का कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज ये बहुत सस्ता मटेरियल है. ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि कंट्रोल पे आपका खर्चा होता है. तो अगर ज्यादा कंट्रोल, सस्ता मटेरियल है तो ज्यादा कंट्रोल पे क्यों ज्यादा खर्चा करें. इसके लिए this is one method where inventory is controlled through ABC method. A category costliest material, जैसे यूरेनियम है. ऐसे कोई हैवी मटेरियल है, जैसे अभी गोल्ड का शॉप है,
गोल्ड के शॉप में गोल्ड इज वेरी हैवी कॉस्टली मटेरियल, तो गोल्ड को प्रॉपरली आपने देखा होगा उनके पास इतने बड़े बड़े सेफ होते हैं, लॉकर्स होते हैं जिसमें उन लोग गोल्ड को डबल ट्रिपल की से लॉक करते हैं. सो दैट इज कॉस्टली मटेरियल. सो उसको प्रॉपर कंट्रोल चाहिए, बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए, तो वहां पे वो कंट्रोल करेंगे. सपोज वही गोल्ड का शॉप है, वहां पे चांदी और तांबा भी बिकता है, चांदी तांबा पीतल ब्रॉन्ज ये सब भी बिकता है, तो वो उतना कॉस्टली नहीं है, उस पे एवरेज कंट्रोल रहेगा तो भी चलेगा. तो देयर वी हैव एवरेज कंट्रोल बिकॉज द इट इज नॉट वेरी कॉस्टली एज कंपेयर टू गोल्ड. एंड लास्ट में अगर उधर आयरन और स्टील है तो इट इज द चीपेस्ट मेटल. चीपेस्ट मेटल तो उस पर बहुत कंट्रोल करने का मतलब नहीं है, उसको बहुत, अगर आप आयरन और स्टील रख रहे हो तो उसको बड़े बड़े सेफ में रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप इट इन ओपन. उसके कंट्रोल पे आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है. गोल्ड पे, गोल्ड है, गोल्ड एंड डायमंड, यू रिक्वायर अ ह्यूज कंट्रोल, मींस उसके लिए आपको प्रॉपर क्या बोलते हैं सेफ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, उस पे कुछ इलेक्ट्रिक कंट्रोल चाहिए कि किसी और ने हाथ लगाया तो यू कम टू नो, इस तरह से वहां पे कंट्रोल चाहिए, तो ये कंट्रोल पे एक्सपेंस ज्यादा होगा. whereas in case of average cost material, that is मैंने बोला कॉपर, कॉपर इज नॉट वेरी चीप, कॉपर इज ऑल्सो अ कॉस्टली मेटल, लेकिन फिर भी गोल्ड से तो चीप है, तो इसके लिए भी हमको थोड़ा सेफ लगेगा बट उतना ज्यादा उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. एंड लास्ट सी इज अ चीप मटेरियल, जैसे उसमें आयरन हो गया, आयरन को तो सेफ में रखने की जरूरत ही नहीं है, आयरन को कौन चोरी करेगा, जो रात को दारू पीने के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते ना वो लोग ये चीजें चोरी करेंगे, तो इसको ज्यादा सेफ्टी की जरूरत नहीं है, it does not require that much control. So this is one method of control which normally every organizations apply. And lastly, material control also deals with accounting. Accounting means आप किस तरह से account कर रहे हो, how what is your accounting procedures. I hope so यहाँ पे clear है. Okay, any doubt? So material control हमको कहाँ कहाँ चाहिए, what are the fee, what are the, where do you need material control, you need material control at purchasing, receiving and inspection, storing, issue, inventory records, inventory control and accounting. Inventory control क्या ABC method normally follow होता है. Under ABC method the material is divided into three category. A category that is costly material, B category that is average cost material, and C category that is cheap material. So next slide. Objective of material control. Why do we require material control? To have proper inventory. देखो इन्वेंट्री प्लेज अ मेजर रोल इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस. यू शुड ऑलवेज टेक केयर. अभी आपके घर में मम्मी को खाना बनाना है और खाना बनाते हुए अगर नमक ही नहीं है या फिर आपकी मम्मी को दाल बनानी है और वो दाल ही नहीं है, तो इज इट पॉसिबल टू डू प्रोडक्शन. घर में मेहमान आ गए, चाय बनाना है और दूध ही नहीं है, तो is it a proper control? No, it is not a proper control. In that case, आप अगर if you don't have proper material control, if you don't have proper inventory, then anytime there will be a production breakdown. किसी भी मूवमेंट पे there will be a production breakdown, means कहीं कोई भी मूवमेंट ऑफ टाइम पे आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन बंद हो गया तो then there is a huge loss. एक तो आपका प्रोडक्शन बंद हो गया, मशीनरी फ्री में पड़ी है, दूसरा you don't have you will be paying labor free of cost, आपका electricity bill free of cost जाएगा. So then there is a huge problem. So there should be always adequate inventory. जितना जरूरी है उतना इन्वेंट्री हमेशा रहना चाहिए. मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री, सी दिस इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर हम लोग इन्वेंट्री पूरे साल का एक साथ परचेज करते हैं तो क्या होगा, हम बहुत सारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कर रहे हैं.
एक साथ परचेज कर दिया तो पेमेंट भी तो करना पड़ेगा 1-2 महीने में। 1-2 महीने में अगर आपको पेमेंट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका उतना वर्किंग कैपिटल, उतना आपका कैश ब्लॉक हो गया। ये रियलाइज होने को तो पूरा साल लग जाएगा, क्योंकि आपने पूरे साल का मटेरियल एक साथ परचेज कर लिया है। तो you should always see that you don't store inventory to a very huge extent, neither it is very less that it affects your production process. There should be always a process where you determine a economic quantity, what is actual quantity, what is the required quantity that should be there. Material control is also required to for continuity of production. मैंने already आप लोगों को explain किया, for continuity we require the material control. Minimize cost of purchasing. अगर आप proper material planning करोगे तो आप एक अच्छा मटेरियल अगर आप क्वांटिटी परचेज करते हो तो उससे आपको फायदा क्या होता है कि आप कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट यू कैन मिनिमाइज। अगर मटेरियल कंट्रोल प्रॉपर है देन देयर विल नॉट बी एनी वेस्टेज, वेस्टेज नहीं होगा। if you have a proper material control then there will be always a less risk of obsolescence, क्योंकि आप मटेरियल पे कॉन्स्टेंटली ध्यान दे रहे हो कौन सा मटेरियल चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए या जो पुराना हो रहा है उसको आप सेल कर रहे हो। You are having a proper control, and this proper control will always lead to minimization of loss due to obsolescence. Obsolescence means outdated stock. अगर आप मटेरियल कंट्रोल कर रहे हो तो यू विल हैव अ प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। यू नो आई एम इनटू ऑडिट्स आल्सो, तो आई वो एक ऑडिट कर रहे थे सीमेंस कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, इट्स अ जर्मन बेस्ड कंपनी इनटू इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड हेल्थ केयर। वहाँ पे ना एक रिलेज बनते थे। रिलेज आर यूज्ड इन मशीन्स, बिग बिग मशीन्स में ना रिलेज यूज होते हैं। और उसको ना वो रिलेज बनाने के लिए उसका मटेरियल ऐसे बड़े बड़े रॉड्स होते थे। तो वो रॉड्स और वो रिले बनने के बाद उसको स्टोर करने के लिए स्पेस बहुत लिमिटेड था सीमेंस में। सीमेंस का प्लांट आयरोली में ही है उसका। आयरोली में अगर आप जाओगे तो आयरोली में दो मेजर ये आता है, पहले आपका ये आईटी पार्क आता है और उसके बाद सीमेंट्स का बहुत बड़ा प्लांट है। तो वहां पे ना बहुत लिमिटेड स्पेस थी उनके पास स्टोर करने के लिए। तो अगर उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होता प्रॉपर, इफ दे डिडंट हैड प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो वो जो रिलेस बनाते थे उसको वो स्टोर नहीं कर सकते थे। इसके लिए उनको उतना ही मैन्युफैक्चर करना था जितना उनको उनके पास स्टोरिंग स्पेस हो। सो स्पेस कितना है उसके हिसाब से भी आपका मटेरियल डिसाइड होता है। इफेक्टिव स्टोरेज, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्टोरेज का कंस्ट्रेंट है वहां पे आपको इफेक्टिव स्टोरेज होना चाहिए। वो लोग ना ओपन ग्राउंड पे स्टोर करते थे। ओपन ग्राउंड पे अगर आप स्टोर कर रहे हो एनीथिंग विच इज इन मेटल, तो आपको देखना है कि वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है फ्रॉम वेदर, क्योंकि मेटल ऐसी चीज है जो वेदर के टच में आता है तो वो रस्ट होने लगता है। So there has to be an effective storage. Material control ensures that there is an effective storage, and ये पूरा process material का also helps you in understanding your budget, in preparation of your budget. Now procurement procedure, अगर आपको material purchase करना है तो कैसे करना है, ये last है theory part, अब इसके बाद practical चालू होगा। Indenting of material, ये देखो ये indent form है। Now what is this indent form? मटीरियल स्टोर कीपर जैसे ही मटेरियल कम होने लगता है ना, जैसे ही मटेरियल कम होने लगता है तो स्टोर कीपर क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट को एक इंडेंट फॉर्म भर के देता है। व्हाट इज दिस इंडेंट फॉर्म? इंडेंट फॉर्म इज अ फॉर्म विच सेज दैट कि ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। कौन सा आइटम नंबर है, रितेश मार खानी है क्या आपको? डोंट टाइप अनवांटेड मैसेज, रिमूव कर दूंगी नहीं तो मैं, फिर कभी भी नहीं आ पाओगे। मटीरियल इंडेंट फॉर्म is a form which a storekeeper prepares and send to
परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट, अभी इसमें क्या क्या होता है? मटेरियल कोड, नॉर्मली जब स्टोर्स में मटेरियल स्टोर होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल होते हैं, तो हर मटेरियल को एक कोड दिया जाता है, वो सिस्टम में बेस्ड रहता है कोड, वो कोड डाल दिया तो आपको उसका मटेरियल का नाम पता चल जाएगा, तो मटेरियल कोड डाला जाता है। कितने यूनिट्स चाहिए, टोटल प्लान्ड कितना चाहिए, टोटल सप्लाइड, और स्टॉक कितना है, व्हाट इज द स्टॉक, क्वांटिटी इंडेंटेड, हाउ मच यू रिक्वायर, डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, मतलब कैसा चाहिए। सपोज आपकी मम्मी आपको बोलती है बाजार से टमाटर लेके आओ, तो टमाटर कैसे चाहिए, कितने चाहिए, पहले आप वो पूछोगे कि कितने, घर में है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है तो अर्जेंट बेसिस पे लाने पड़ेंगे, तो स्टॉक अगर है ही नहीं तो आपको वो अर्जेंट बेसिस पे सब मंगाना पड़ेगा। फिर उसकी क्वालिटी क्या चाहिए, छोटे टमाटर चाहिए, बड़े चाहिए, लाल चाहिए, हरे चाहिए, डिस्क्रिप्शन, सो दिस इज व्हाट डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइज। आपके घर में अगर आपको फर्नीचर परचेज करना है, फॉर एग्जांपल यू नीड टेबल एंड चेयर, तो टेबल एंड चेयर चाहिए, तो आप साइज बताओगे टेबल का कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द टेबल, व्हाट शुड इट कंटेन्स, वेदर इट शुड कंटेन सम टाइप्स ऑफ रैक्स, ड्रॉर्स एटसेट्रा, कौन से मटेरियल में चाहिए, आजकल तो वो प्लाईवुड प्लस कार्डबोर्ड के भी पेपर्स आते हैं। फिर चेयर्स का स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, डू यू नीड अ कंफर्ट चेयर और डू यू नीड एन ऑफिस चेयर, डू यू नीड अ रोटेटिंग चेयर, कौन से टाइप की, सो ऑल स्पेसिफिकेशंस आर मेंशन्ड हियर। तो सबसे पहले क्या बनता है, इंडेंट फॉर्म। इंडेंट फॉर्म कौन बनाता है, स्टोर कीपर, स्टोर कीपर मतलब वेयर हाउस वाला, वेयर हाउस वाला इंडेंट फॉर्म बनाएगा। इंडेंट फॉर्म में रिक्वायरमेंट देगा, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा मटेरियल चाहिए, और उसकी स्पेसिफिकेशन कैसा चाहिए, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए एक्सेट्रा। इंडेंट फॉर्म बनने के बाद परचेज ऑर्डर प्लेस होता है, ये कंपनी का अपना परचेज ऑर्डर है। नॉर्मली कंपनी किसको परचेज कर रही है, परचेज लोग, इधर लोगो रहता है कंपनी का, फिर परचेज ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं। परचेज ऑर्डर में यहाँ पे किसको दे रहे हो ऑर्डर, वो भी आता है, टू whom you are giving order वो आएगा। उसके बाद उसके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस, कितनी क्वांटिटी, कितने यूनिट्स, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या अमाउंट है, क्या रेट है, ऐसे करके आप परचेज ऑर्डर प्लेस करते हो। नॉर्मली विदाउट परचेज ऑर्डर नो कंपनी इश्यूज द गुड्स, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। इंडेंटिंग ऑफ मटेरियल, इंडेंट फॉर्म बना के रिक्वायरमेंट देता है स्टोर कीपर, किसको किसको देता है स्टोर कीपर, इंडेंट परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, सप्लायर सेलेक्ट करता है, जो सप्लायर आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा उससे आप मटेरियल परचेज करोगे। देन इश्यू ऑफ परचेज ऑर्डर, एक बार सप्लायर सेलेक्ट हो गया तो उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको परचेज ऑर्डर देना पड़ता है कि हमको इतना क्वांटिटी, ये रेट से इतना अमाउंट चाहिए। फिर रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल मिलेगा आपको, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो मटेरियल आएगा। मटेरियल आने के बाद उसका इंस्पेक्शन होगा कि वो मटेरियल आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं है, जैसे आपने बोला था वैसा है या नहीं है। फिर गुड्स रिसीव नोट, मतलब जब स्टोर कीपर को ये गुड्स मिल जाते हैं तो ये गुड रिसीव नोट वो देता है, किसको देता है, जिसने मटेरियल सप्लाई किया है, जो सप्लायर है, जो गोडाउन वाला आया है, एक गुड्स रिसीव नोट बनाता है कि ये मटेरियल आया है, ये साइज था, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी था, ये डिलीवर हुआ कितना क्वांटिटी, आपने 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया लेकिन डिलीवर सिर्फ 9,000 हुआ, तो वो भी। और कमेंट, अगर कुछ फटा हुआ हो या कुछ डिफेक्टिव हो तो यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है, गुड्स रिसीव नोट। ये स्टोर कीपर बनाता है, अगेन जो गुड्स रिसीव करता है, ओके। उसके बाद चेकिंग ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट्स, उस प्रोक्यूरमेंट, अभी गुड्स मिल गए, गुड्स आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से थे, आपने गुड्स रिसीव नोट भी बना दिया, फिर ये परचेज डिपार्टमेंट के पास ये इनवॉइस जाता है, इनवॉइस साइन होता है एंड पेमेंट होता है, ठीक है। दिस इज हाउ योर प्रोक्यूरमेंट टेक प्लेस। नाउ दिस इज मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप।
नाउ व्हाट इज दिस मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप? दो चीजें ना कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, ये है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर कीपर को देता है। जब भी स्टोर कीपर से मटेरियल चाहिए, आपको वेयर हाउस से मटेरियल चाहिए, तो आप ऐसे ही नहीं बोल दोगे कि हमको ये मटेरियल दे दो। तो उसके लिए आपको रिक्विजिशन प्लेस करना पड़ता है कि हमको ये क्वांटिटी चाहिए, ये डेट पे, ये परचेज, ये प्राइस होना चाहिए, ये एक्सटेंशन होना चाहिए। नॉर्मली दिस इज गिवन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर कीपर या स्टोर्स टू वेयर हाउस कि हमको ये मटेरियल ये डेट पे चाहिए। ओके, दिस इज मटेरियल। देखो प्रोसेस एक्चुअली ऐसा फ्लो होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेयर हाउस से मांगता है तो वो रिक्विजिशन स्लिप देता है। वेयर हाउस जब परचेज डिपार्टमेंट से मांगता है तो वो इंडेंट फॉर्म भर के देता है। इस तरह से ये प्रोसेस मूव ऑन होता है। नाउ वी कम टू द मेन पार्ट, दैट इज स्टॉक लेवल्स। यहाँ से अभी आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। ओके, प्लीज टेक आउट अ नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग। Now, there are different levels of stock that is maintained in a warehouse. एक होता है मैक्सिमम लेवल, एक होता है मिनिमम लेवल, एक होता है रीऑर्डर लेवल और एक होता है डेंजर लेवल। So let us see what is maximum level, what is minimum level, what is reorder level and what is danger level. Now maximum level of stock, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक मतलब क्या? आपके वेयर हाउस में जितनी जगह है उतना मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक आपने स्टोर कर लिया है, उससे ज्यादा अब आप स्टॉक नहीं स्टोर कर सकते हो। दैट इज मैक्सिमम लेवल। इससे ज्यादा अगर स्टॉक अगर आ गया तो मतलब आपका एक तो ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा स्टॉक में, दूसरा आपके पास वेयर हाउस ही नहीं है जहां पे आप इतना सारा स्टॉक स्टोर कर सको। ओके, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक मीन्स ये वो स्टॉक का लेवल है कि इसके नीचे अगर स्टॉक चला गया तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ये कम से कम लेवल हो गया आपके स्टॉक का। अभी ये लेवल पे अगर नया स्टॉक नहीं आता है मींस देयर विल बी डेफिनेटली अ स्टॉप, डिस्टर्बेंस इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस। देन देयर कम्स अ रीऑर्डर लेवल। मिनिमम लेवल के ऊपर होता है रीऑर्डर लेवल। मिनिमम में जाके आप रीऑर्डर नहीं करोगे, और रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल सो एक मैं ऐसे ही आप लोगों को एक, अभी ये मैक्सिमम है, इधर रीऑर्डर आता है, रीऑर्डर लेवल, और उसके नीचे आता है मिनिमम। मतलब ये रीऑर्डर लेवल पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्योंकि ऑर्डर आने को भी एक लीड टाइम लगता है। लीड टाइम मीन्स टाइम लगता है ना। ऑर्डर आपने आज प्लेस किया तो आज का आज नहीं आ जाएगा। आपका सप्लायर लोकल है, इम्पोर्टेंट मटेरियल आप यूज कर रहे हो, या आपका सप्लायर आउट ऑफ स्टेट है, तो उसको एक लीड टाइम देना पड़ता है कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितना भी टाइम उसको लग सकता है। सो लीड टाइम के बाद आता है मिनिमम लेवल, एंड मिनिमम लेवल से नीचे अगर आपका स्टॉक चला गया देन इट इज डेंजर। डेंजर लेवल मींस अब आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। किसी भी मूवमेंट पे अगर स्टॉक नहीं आया तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला लेवल क्या है? मैक्सिमम लेवल, इट इज द हाईएस्ट लेवल। इसके ऊपर अगर आपने स्टॉक स्टोर किया तो यू आर वेस्टिंग योर स्टॉक, देयर इज नो स्पेस टू स्टोर योर स्टॉक, यू आर ब्लॉकिंग योर मनी। सो इसके ऊपर आपका स्टॉक नहीं जाना चाहिए। रीऑर्डर लेवल इज बिटवीन मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल। ये वो लेवल है जहां पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, दिस इज द लेवल वेयर द ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड।
फिर मिनिमम लेवल, ये मिनिमम लेवल मीन्स अभी स्टॉक एकदम कम हो गया, अभी इमीडिएटली मटेरियल आ जाना चाहिए। डेंजर लेवल मीन्स ये तो वर्स्ट केस है, अगर अभी भी मटेरियल नहीं आया तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ओके, सो लेट अस सी द फॉर्मूला। फॉर्मूला देखते हैं क्या है। मैक्सिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। देखो रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी में दो चीजें। लेवल मींस आपका स्टॉक लेवल कितना है। सपोज एक टांकी है 1000 लीटर की, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम लेवल क्या है उसका 1000। रीऑर्डर लेवल आपने सोचा है कि जैसे ही टांकी में 400 लीटर पे जैसे ही आपका पानी आ जाएगा वैसे ही आप क्या करोगे, वापस पानी भरना चालू कर दोगे। दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, आप 600 यूनिट्स वापस मंगा लोगे। लेवल मींस आपका जो करंट स्टॉक है। क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी मींस जो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम फॉर reordering. So what is maximum level? Reorder level plus reorder quantity. So ये मेरा चार्ट है, ये मेरा टैंक है। ओके, ये टैंक है 1000 लीटर का। ये 1000 इज मैक्सिमम लेवल। ये टैंकी में स्टोर कितना हो सकता है, मैक्सिमम लेवल 1000। आपका रीऑर्डर लेवल, ये रीऑर्डर लेवल है एंड दिस इज 400। जैसे ही स्टॉक 400 पे पहुंचा तो आप 600 यूनिट्स क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हो। आप क्या करते हो, 600 ऑर्डर प्लेस करते हो। दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। वो क्या है आपका, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल क्या है, 400 पे आएगा तो ऑर्डर प्लेस करना है। कितना ऑर्डर प्लेस करना है, इज 600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। आपका मिनिमम कंजम्पशन कितना होता है, हर रोज का आपका एक कंजम्पशन लेवल होगा। तो व्हाट इज योर मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम फॉर रीऑर्डरिंग। रीऑर्डर, देखो ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं तो दैट समथिंग विच इज वेरी नॉट, विच इज नॉट वेरी स्पॉन्टेनियस, इट टेक्स टाइम। सो इनटू मिनिमम टाइम फॉर रीऑर्डरिंग, आपको आपके पास रिक्वेजिशन आएगा, रिक्वेजिशन के बाद इंडेंट भरा जाएगा, इंडेंट के बाद प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएगा, दैट इज परचेज डिपार्टमेंट का। तो टाइम लगता है ऑर्डर प्लेस होने को, सप्लायर सेलेक्ट करना है, कोटेशंस कलेक्ट करना है। सो व्हाट इज द मिनिमम टाइम फॉर रीऑर्डरिंग? Is that clear? What is maximum level? Maximum level is reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum time for reordering. Is it clear? Now minimum level. मिनिमम लेवल मतलब रीऑर्डर लेवल के भी नीचे, ये 300 रखा हमने। मिनिमम लेवल कितना है हमारा, 300। मतलब ये पॉइंट से अभी और नीचे, ये पॉइंट पे अभी पानी भरना ही चाहिए, नहीं भरा तो कभी भी टंकी खत्म हो सकती है। सो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल हमारा क्या है 400 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। आपका नॉर्मल कंजम्पशन, आप एक दिन में 200 लीटर पानी यूज करते हो तो नॉर्मल कंजम्पशन कितना है 200 लीटर्स इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मींस एक एवरेज टाइम जो आपको लगता है। देखो ये मिनिमम है, मिनिमम मींस कम से कम, नॉर्मल मींस एवरेज। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, आपको कितना टाइम लगेगा रीऑर्डर प्लेस करने के लिए, दैट इज नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट। आई होप सो यहाँ पे क्लियर है। मिनिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। देखो ये आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं, दैट इज ओनली द सॉल्यूशन। सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला। मुझे लगा था आज हो जाएगा बट नहीं होगा।
नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। मिनिमम लेवल के बाद आता है रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीऑर्डर लेवल मींस वो पॉइंट जहां पे अभी आपको ऑर्डर प्लेस करना है, दैट इज रीऑर्डर लेवल। जो हमारा प्रॉब्लम में हमने जो एग्जांपल देखा उसमें 400 था। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन, आप ज्यादा से ज्यादा कितना कंज्यूम करते हो, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज योर रीऑर्डर लेवल। और मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। कोई भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेंजर लेवल इज द लेवल वेयर यू डोंट हैव, वेयर एनी टाइम योर प्रोडक्शन विल स्टॉप। अब आपके पास बफर कुछ नहीं बचा है। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेसेस। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा फॉर इमरजेंसी परचेजेस। नॉर्मली जब आप इमरजेंसी परचेजेस बोलते हो तो वो जल्दी आ जाता है, तो उसमें भी कितना मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है। ये डेंजर लेवल का आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न दिस फॉर्मूला। सो आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। लेट अस रिवाइज वंस अगेन। एक लास्ट है एवरेज स्टॉक लेवल। व्हाट इज एवरेज स्टॉक लेवल? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, और मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। आपको लेवल्स और क्वांटिटी का डिफरेंस आई थिंक शुड बी क्लियर्ड। सो मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड डेंजर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल, ये आपका ये एक पार्ट ऑफ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। नाउ दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला, दैट इज this is second part of material cost, that is EOQ, economic order quantity or reorder quantity. Means what should be your ordering quantity? Ordering quantity क्या होना चाहिए? EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये अज्यूम करता है कि आपका मटेरियल कॉस्ट जो है या रेट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट। आप कितना भी मटेरियल परचेज करो, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा आपका मटेरियल रेट सेम रहने वाला है। योर मटेरियल रेट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट एनी पॉइंट। व्हाट इज गोइंग टू चेंज इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट। अभी सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर क्या होता है? Economic order quantity is based on these two assumption, that is cost of placing an order and cost of carrying stock. अभी what is cost of placing an order? आप एक बार ऑर्डर प्ले हर बार ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एंड कैरिंग कॉस्ट इज स्टोरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आपका मटेरियल जो आपके वेयर हाउस में पड़ा है उसके लिए आपका कुछ स्टोरेज कॉस्ट इनकर होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कॉस्ट। आपका वेयर हाउस का रेंट है, इंश्योरेंस ऑफ योर मटेरियल है, ऐसे कुछ स्टॉक वेयरहाउस में स्टोर करने के लिए भी हम इनकर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब EOQ assumes that कि हमको वो क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए जहां पे हमारा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्विवेलेंट। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्विवेलेंट। ये देखो, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। एक बार अगर आप बहुत छोटा छोटा क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो ना, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है। अगर आप पूरे साल का एक ही बार में ऑर्डर कर रहे हो तो आपका एक ही ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। आप साल में 10 बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो 10 बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। तो उस हिसाब से आपका जैसे जैसे आपका क्वांटिटी बढ़ता जाएगा ना ऑर्डर का, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जाएगा। ये देखो, ये जो रे है ना, ये गोइंग डाउनवर्ड्स है। आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी कम है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हाईएस्ट है। आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। जैसे ही आप क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा परचेज करोगे वैसे आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा।
अगर आपने ज्यादा मटेरियल परचेज किया तो उसके लिए ज्यादा वेयरहाउस, बड़ा वेयरहाउस चाहिए, उसके लिए इंश्योरेंस कवरेज भी ज्यादा चाहिए। तो जैसे जैसे मटेरियल ज्यादा स्टोर करोगे, ज्यादा परचेज करोगे, वैसे वैसे कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो एक पॉइंट है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज इक्विवेलेंट। ये जो पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट पे आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, इक्वल है। सो दिस पॉइंट इज योर ऑप्टिमम ईओक्यू। ये आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी होना चाहिए, इस पे आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। दोनों का टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम होगा, विल बी इक्विवेलेंट। दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहाँ पे आपका कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल सबसे कम होगा। अगर आप यहाँ से इससे कम परचेज करोगे तो या तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा या तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा ऑर्डर करोगे तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स। So EOQ depends on two things. One is carrying cost and other is ordering cost, and third is annual consumption. आप annually कितना material आप consume करने वाले हो. So formula for EOQ is square root of 2 into A into O divided by C. A is annual consumption, O is ordering cost and C is carrying cost. EOQ का फॉर्मूला क्या है, EOQ is square root of 2 into A is annual consumption, O is ordering cost and C is carrying cost. And this carrying cost is carrying cost per annum, पूरे साल का carrying cost कितना है, ओके okay? ये फॉर्मूला आपका क्रूशियल फॉर्मूला है, आपका जो मेजर प्रॉब्लम है EOQ बेस्ड रहेगा। सो EOQ का फॉर्मूला क्या है, EOQ इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 into annual consumption into ordering cost divided by carrying cost per annum. कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट, एक यूनिट को पूरा साल अगर आप स्टोर करते हो तो उसका कैरिंग कॉस्ट कितना होता है। कैरिंग कॉस्ट अगेन मीन स्टोरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल। एम आई क्लियर? ये पीपीटी आई हैव ऑल्सो